नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में हम ऊर्जा संसाधनों की बात कर रहे हैं। और ऊर्जा संसाधनों में अब से पहले हमने कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनका विश्व उत्पादन, वितरण और इसके रिजर्व के बारे में चर्चा की। आज हम जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के बारे में हमें बात करेंगे। बहते हुए जल से पनचक्कियों को चलाने का काम तो ईसा पूर्व से ही होता आया है, परंतु जल से विद्युत उत्पादन का विकास 20वीं शताब्दी की देन है। 3 बड़े आविष्कारों कौन कौन से? टरबाइन, डायनामो और पोर्टलैंड सीमेंट के योग से नदियों पर बांध बनाकर ऊपर से नीचे गिरते जल से विद्युत का उत्पादन किया जाने लगा। विद्युत उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक कंडीशंस या दशाएं भी होती हैं जिनका होना आवश्यक होता है, और उनमें पहली भौतिक दशाएं, बड़ी ऊंचाई जिससे बहता हुआ जल ऊपर से नीचे की ओर गिरकर अपने धक्के से टरबाइन के पहियों को घुमाता रहे, और जितनी अधिक ऊंचाई से जल बहकर आ रहा होगा उतनी ही अधिक मात्रा में शक्ति का उत्पादन होगा। जल की शक्ति पोटेंशियल पावर और भूमि की ऊंचाई का सीधा संबंध होता है। वर्षा की भारी मात्रा, जहां तक संभव हो नदियों के उद्गम क्षेत्रों में भारी वर्षा होनी चाहिए ताकि सारे वर्ष भर जलधारा में जल की पर्याप्त मात्रा बहती रहे। जल की समान मात्रा का बहना भी आवश्यक होता है। नदी या झील से बहने वाले जल की मात्रा समान बनी रहे, इसके नियंत्रण के लिए जलाशय, बांध आदि बना लिए जाते हैं। तेज ढाल का होना, तेज ढाल की भूमियों में किसी नदी की घाटी में एक ही धारा को जगह जगह प्रपात द्वारा नीचे गिराकर कई स्थानों पर विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है। प्रपात, वाटरफॉल, प्राकृतिक प्रपात और झरने कृत्रिम प्रपातों की अपेक्षा अधिक अनुकूल होते हैं। तापमान शीतकाल में भी हिमांक के ऊपर रहना चाहिए ताकि जलधारा न जमे और बहती रहे। मार्ग में झीलें, यदि ग्लेशियरों द्वारा निर्मित झीलें बहते जल के मार्ग में हो तो वे अनुकूल होती हैं, क्योंकि झीलें तलछट को रोककर नीचे रख लेती हैं और जलधारा में तलछट कम होता है। अन्य ऊर्जा संसाधन का अभाव, यदि कोयला, पेट्रोल, गैस आदि का अभाव होता है तो जल शक्ति के विकास की आवश्यकता होती है, और उन क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन का प्रयास किया जाता है। दूसरी दशाएं, आर्थिक दशाएं। जल विद्युत एक ऐसा ऊर्जा स्रोत होता है जिसका ना तो भंडार किया जा सकता है और न ही उसे स्थगित किया जा सकता है। इसका उपयोग उत्पादन के साथ साथ किया जाना आवश्यक होता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए उसकी मांग व खपत का होना अति आवश्यक होता है, और खपत तभी संभव है जब वहां पर औद्योगिक विकास स्थापित हो और विकसित हो। बाजार की समीपता, सघन जनसंख्या के क्षेत्रों, औद्योगिक और व्यापार के क्षेत्रों में विद्युत की मांग रहती है। बाजार की समीपता जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। 400 या 500 किलोमीटर से अधिक दूर तक बिजली को सरलता से नहीं पहुंचाया जा सकता। दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाने में मार्ग में बिजली का ह्रास या कमी आ जाती है। पूंजी भी विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। नदियों पर बांध बनाने, जलाशयों का निर्माण करने, शक्ति ग्रहों का निर्माण करने, तार के खंभों और तारों को दूर तक स्थापित करने, और इंजीनियरों आदि की बस्ती बसाने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारें
इतनी लागत का भार वहन करती हैं क्योंकि वे इसके द्वारा बाढ़ नियंत्रण, नौका परिवहन, ऊर्जा उत्पादन से औद्योगिक विकास तथा सिंचाई आदि की योजनाओं को क्रियान्वित कर लेती हैं। बांधों, शक्तिघरों आदि का निर्माण करने के लिए सीमेंट, ईंट, लोहा आदि पदार्थों को ढोने के लिए परिवहन के साधनों की भी विद्युत उत्पादन में आवश्यकता होती है। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें प्राविधिक ज्ञान, टेक्नोलॉजिकल इसमें नॉलेज भी होना आवश्यक होता है। विद्युत उत्पादन के लिए यह एक आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार के इसमें इंजीनियरों की भी आवश्यकता होती है। अब इसका हम महत्व देखते हैं। गत 40 वर्षों से विद्युत उत्पादन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और जहां कहीं भी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रयास किए जाते रहते हैं। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हम बता सकते हैं। एक तो अक्षय संसाधन, जल अक्षय संसाधन है। कोयला, तेल, गैस और आणविक ईंधन तो एक बार प्रयोग किए जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं और उन्हें पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रकृति द्वारा इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, परंतु बहता हुआ जल अक्षय संसाधन है। नदी का जल बहकर सागर में पहुंचता है और सागर में से भाप बनकर ऊपर उठती है, जिससे बादल बनता है। बादल पुनः जल का रूप धारण कर बरसता है। इस प्रकार जल पुनः नदी में पहुंच जाता है और ये प्रक्रिया निरंतर साइकिल के रूप में, चक्र के रूप में चलती रहती है। स्वच्छता, कोयला और तेल के प्रयोग में कालापन, मैल, चिकनाई आदि आ जाती है। धुआं निकलता है और मकानों, वस्त्रों, वस्तुओं आदि को गंदा कर देता है। पेट्रोलियम में दुर्गंध निकलती है। कोयला और तेल जलकर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, लेकिन इसमें न तो धुआं है, न दुर्गंध है, न चिकनाई है और न ही राख कूड़ा इसके द्वारा बनता है। भारहीनता, ये भी इसका प्रमुख लक्षण है। भारहीनता, कोयले और तेल में भार होता है, उनको परिवहन करने में तथा प्रयोग करने में भार उठाना पड़ता है, परंतु बिजली में कोई वजन नहीं होता। यह तो तारों के द्वारा परिवहन किया जाता है, उसको उठाना या रखना नहीं पड़ता। उपयोगिता में भी सरलता होती है। दुर्गमता, कोयले तेल की दूरी तक परिवहन करने में जो व्यय होता है उसमें अपेक्षाकृत कम व्यय में बिजली दूर तक पहुंचाई जा सकती है। दुर्गम स्थानों पर इसका पहुंच होती है और परिवहन सुगमता से इसको किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण में सहायक होती है। कम व्यय, कोयले और तेल की अपेक्षा विद्युत का व्यय कम होता है। एक बार में एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर विद्युत 1 मीटर टन कोयले के बराबर शक्ति को प्रदान करती है। घरेलू उपयोग में सरलता, कोयले और तेल की अपेक्षा बिजली को घरेलू उपयोग में सरलता से लाया जा सकता है। उच्च वोल्टता की शक्ति, बहुत से उद्योगों में ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें उत्पादन में उच्च हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। उसमें कोयला और तेल से इतनी वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होती, जिसे एल्युमिनियम धातु के उद्योग में वायुमंडल से नाइट्रोजन खींचकर नाइट्रोजन उर्वरकों के निर्माण में, लकड़ी की लुगदी बनाने में या इस्पात उद्योग में हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो विद्युत के द्वारा ही